हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा हम लोग केमिकल बाइंडिंग में आयनिक बॉन्ड चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा हम लोग यहाँ आयनिक बॉन्ड पर ही बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बेटा लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिएगा आप, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जो बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, इसके पहले बात कर चुका हूं मैं, इसके पहले लेक्चर में जो बॉन्ड का कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर मॉलिक्यूल में आएंगे बेटा। ठीक है, मॉलिक्यूल के कैरेक्टर बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी पर ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो बेटा आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयनिक, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ केमिस्ट्री। कौन बेटा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आयनिक मॉलिक्यूल, देखो जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे उसके पीछे आपके कॉज पता होना, उसके पीछे के आपको रीजन पता होना, यही है साइंस। ठीक है, तो बेटा आयनिक मॉलिक्यूल सो हाईएस्ट एमपी एंड बीपी, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना बेटा, पूरे नेचर में जो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो आयनिक मॉलिक्यूल का है। क्यों है? देखो, अगर बेटा NaCl एक आयनिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल NaCl के बिटवीन आयनिक बॉन्ड है। अब बेटा NaCl के क्रिस्टल को आपको मेल्ट करना है, NaCl के सॉलिड को या मॉलिक्यूल को आपको मेल्ट करना है, तो बेटा ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। किस बॉन्ड को? आयनिक बॉन्ड को। और आयनिक बॉन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जो कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल है, जो वैन डर वाल बाइंडेड वाले मॉलिक्यूल्स है, उनके कंपेयर में बेटा आयनिक मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि आपको मेल्ट करने के लिए या बॉइल करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड, चूंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो ब्रेक करने में टेम्परेचर या एनर्जी क्या लगेगी बेटा? ज्यादा लगेगी। बिकॉज कारण भी लिख दो, बिकॉज ionic bond is strongest bond therefore required temperature for breaking bond ionic bond is very high। इस बात को याद रखिए। तो बेटा क्यों हाईएस्ट एमपी बीपी शो करता है, हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करता है बेटा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी आयनिक साल्ट को मेल्ट करने के लिए बॉन्ड को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बॉइल्ड करने के लिए बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो बेटा पूरे नेचर में सबसे अधिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक मॉलिक्यूल शो करते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। उसको ब्रेक करने में टेम्परेचर क्या लग रहा है बेटा? ज्यादा लग रहा है। लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड बेटा कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि डायमंड में जो कार्बन एटम है उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन डायमंड का जो पैकिंग होता है बेटा बहुत ही क्लोज पैकिंग होता है। तो डायमंड है एक कोवेलेंट सॉलिड, है एक कोवेलेंट सब्सटेंस, लेकिन वो एक अकेला एक्सेप्शन है बेटा जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक मॉलिक्यूल से भी ज्यादा होता है। इस बात को अलग से याद रखिएगा। ठीक, अब बेटा मैं दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, सेकेंड कैरेक्टर, सेकेंड प्रॉपर्टी आ रहा है समझ में? बेटा जो आयनिक NaCl आयनिक जो मॉलिक्यूल्स है,
आयनिक मॉलिक्यूल बोलो या आयनिक सॉलिड बोलो, आयनिक मॉलिक्यूल या सॉलिड, ठीक है, दे आर इंसुलेटर। बेटा ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं करते बेटा सॉलिड फॉर्म में, आयनिक मॉलिक्यूल दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म। याद रखना बेटा आयनिक मॉलिक्यूल जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल बेटा NaCl का सॉलिड है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड है, या कैल्शियम क्लोराइड का सॉलिड है, या पोटेशियम सल्फेट का सॉलिड है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में बेटा तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और अदर आयनिक मॉलिक्यूल्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है बेटा? देखो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए किसी भी सब्सटेंस में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फ्री आयंस चाहिए। अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा, या फ्री आयंस है तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आयनिक मूवमेंट होगा तो भी करंट फ्लो होगा, आयनों का मूवमेंट होगा, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो भी करंट फ्लो होगा। तो बेटा याद रखना आयनिक मॉलिक्यूल दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, नॉट सो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। बड़ी बेसिक चीज की बात कर रहा हूं, इसे ऑलरेडी आपने 9-10 में पढ़े भी होंगे। बट इन मेल्ट फॉर्म, ध्यान दे बच्चे अच्छे, बेटा इन मॉलिक्यूल को आप मेल्ट कर दीजिएगा, मेल्ट, आर इन डिसॉल्व फॉर्म, या इन्हें डिसॉल्व कर दीजिए बेटा किसी सॉल्वेंट में, आर इन डिसॉल्व फॉर्म, इन्हें घोल दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, इनको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए ना, डिसॉल्व फॉर्म, दे शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ध्यान देना बेटा अच्छे से। तभी इलेक्ट्रिक कंडक्शन किस फॉर्म में बेटा, मेल्ट फॉर्म को अंडरलाइन कर दो और डिसॉल्व फॉर्म, और किस कंडीशन में ये इंसुलेटर होंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लो इन पॉइंट को। अब देखिए बेटा जब NaCl को आप मेल्ट करेंगे तो Na+ एंड Cl- आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो केटायन एनायन फ्री हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने। या बेटा NaCl को वाटर में डाल दो आप, डिसॉल्व फॉर्म, वाटर में भी ये कंपोनेंट Na+ और Cl-, कंपोनेंट केटायन और एनायन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन और एनायन में टूट जाएगा, तो केटायन एनायन फ्री हो जाएंगे, फ्री फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसलिए याद रखना बेटा जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन इनको आप डिसॉल्व कर दो या इनको आप मेल्ट कर दो, डिसॉल्व करोगे या मेल्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाएंगे, और जब केटायन एनायन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेंगे। ओके, तो ये बात को भी आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा तीसरी कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर पे बात करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में बेटा सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। चलिए सॉल्युबिलिटी, क्योंकि बेटा हर एक प्रॉपर्टी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए एक स्लोगन है हमारी केमिस्ट्री में, स्लोगन है हमारे नेचर में, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। बेटा इस स्लोगन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब देखिए बेटा जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, चलो ये MX कोई आयनिक साल्ट है, आयनिक मॉलिक्यूल है, इसमें M+ और इस मॉलिक्यूल के इंटरनली चेक करोगे तो M+ केटायन और X- एनायन है, ठीक है। ओके, अब इस साल्ट को, जो आयनिक साल्ट होते हैं बेटा, इसके पहले मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड पोलर होता है, तो आयनिक मॉलिक्यूल भी पोलर होता है। तो बेटा याद रखना आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी होती है, एक केटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। दिस टू पोल्स, केटायनिक पोल एंड एनायनिक पोल, प्लस पोल एंड माइनस पोल। ओके, तो बेटा जब आप
आयनिक मॉलिक्यूल को ऐसे सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्वेंट का यूज करो बेटा, आप ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो जो ऑलरेडी पोलर है, ठीक है। अब जैसे बेटा वाटर बेटा पार्शियल पोलर है, डेल प्लस और डेल माइनस, क्योंकि पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो देखिए बेटा आयनिक मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, और जो वाटर है जिसे मैं सॉल्वेंट के फॉर्म में ले रहा हूं यहां, ये भी पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक मॉलिक्यूल पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, लाइक HF भी बेटा देखो डेल माइनस डेल प्लस। तो बेटा अगर HF लाइक अमोनिया भी पोलर होता है बेटा, डेल माइनस डेल प्लस। तो बेटा अगर आप आयनिक साल्ट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं आगे मैं कोवेलेंट बाइंड में पढ़ाऊंगा बेटा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल से सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, तो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखना कि वाटर है, HF है, अमोनिया है, HCl है, दे आर द पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा जब इन्हें आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, किससे बेटा, आयनिक साल्ट को, तो आयनिक मॉलिक्यूल खुद पोलर होते हैं, देयरफॉर दे आर इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन बेटा यदि आप इस आयनिक साल्ट को, कोई भी आयनिक साल्ट हो सकता है, इसे आप CCl4 या CH4 या बेंजीन या एसीटोन, ये जो लिख रहा हूं बेटा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4, मिथेन, एसीटोन, बेंजीन, इसमें अगर डिसॉल्व करोगे बेटा तो ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते, क्योंकि ये कैसे सॉल्वेंट है बेटा, नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आयनिक मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, देयरफॉर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के खास बेस्ट एग्जांपल में वाटर है, आप HF ले सकते हो, आप अमोनिया ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो। और बेटा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो फेमस है हमारी केमिस्ट्री में, हमेशा याद रखना, कहीं लिख भी लो इनको आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये बड़े फेमस है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेंजीन है, टॉल्विन है, एसीटोन है, ईथर है, ईथर मॉलिक्यूल, सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा, ईथर आगे पढ़ेंगे सब हम लोग। तो इन मॉलिक्यूल में बेटा ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, according to like dissolve like concept, because ionic molecule is polar, therefore ऐसे कर रहा हूं बेटा मैं, ओके, therefore dissolve in polar solvent like वाटर बेटा, इसमें भी जैसे बेटा NaCl फॉर एग्जांपल, नमक का एग्जांपल ले रहा हूं, एक आयनिक साल्ट है, एक आयनिक मॉलिक्यूल है, इसमें प्लस और माइनस दो पोल है। तो वाटर में भी बेटा हाइड्रोजन पे डेल प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे डेल माइनस चार्ज है। तो जो सॉल्यूट है ये भी पोलर, और सॉल्वेंट वाटर भी क्या है, पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, ओके गाइस, वाटर, HF, अमोनिया एटसेट्रा, ठीक है बेटा। बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि बेटा आयनिक मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, देयरफॉर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, HF, अमोनिया एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो आज की डेट से आपको याद होना, पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर बहुत यूज करते हैं बेटा हम लोग, बहुत ही फेमस यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कौन बेटा, वाटर। बट
इंसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल आज की डेट से याद रखना बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है। इनऑर्गेनिक में ये दो फेमस है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक है बेटा। ईथर है, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। एसीटोन है, ये भी ऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक होते हैं बेटा ये नॉन पोलर होते हैं। तो बेटा ये अगर इन सॉल्वेंट में आप किसी आयनिक सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे, दे आर सो इनसॉल्युबिलिटी, वो डिजोल्व नहीं होंगे। तो बेटा ये सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल, सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, झेलना नहीं है थ्योरियों को, सबके पीछे रीजन या कॉज क्या है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और बेटा सॉल्युबिलिटी है क्या, जैसे बेटा MX एक आयनिक साल्ट है, M+X-, इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो M+ और X- बॉन्ड का किसी सॉल्वेंट में आयनिक बॉन्ड का ब्रेक हो जाना मीन्स सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। जब किसी आयनिक मॉलिक्यूल को कहां डिसॉल्व करेंगे बेटा, इन सॉल्वेंट। और जो आयनिक मॉलिक्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो रहा है, किसमें, इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे बेटा दिस इज सॉल्यूबल फॉर्म, यह है बेटा सॉल्यूबल फॉर्म। अब ये कैसे सॉल्यूबल होता है आगे मैं हाइड्रेशन पढ़ाऊंगा। यह है बेटा सॉल्यूबल फॉर्म, यह है इनसॉल्यूबल फॉर्म। एक टू रिएक्शन लिख दीजिएगा, इनसॉल्यूबल फॉर्म, और यह है बेटा सॉल्यूबल फॉर्म। M+X- में डिसोसिएट होना ही सॉल्यूबल फॉर्म माना जाता है। ये अनडिसोसिएट इनसॉल्यूबल फॉर्म और इनसॉल्वेंट डिसोसिएट फॉर्म में आ जाना मीन्स सॉल्यूबल हो जाना। ओके गाइस, चलिए ये 3 प्रॉपर्टीज को काउंट कर लीजिएगा। ओके, अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल में 4th कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं। 4th प्रॉपर्टी बेटा ध्यान देना अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, और अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में ईमानदारी के साथ आप नोट्स बनाइएगा। ओके, ठीक है बेटा। अपना 3rd चैप्टर 3rd यूनिट चल रहा है हम लोगों का, 2 यूनिट हो चुका है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। ओके, 4th प्रॉपर्टी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर दो, यहां से कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए बेटा समझना, जब किसी साल्ट को, किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर ही क्यों ले रहा हूं बेटा, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो तो याद रखिए बेटा, जो साल्ट वाटर में जाएगा, वाटर में इंटर होगा, तो उसका जो डिसॉल्यूशन है वो 2 रीजन से हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैं देख रहा हूं, ये एक MX साल्ट है। ये साल्ट कोवेलेंट भी हो सकता है मान लो, और आयनिक भी हो सकता है, क्योंकि किसी साल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर कई बार ज्यादा होता है कंपेयर देन आयनिक। अगर बेटा ये एक साल्ट है और इसे मैंने वाटर में डाला, वाटर डेल प्लस डेल माइनस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा किससे, हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, जिसके कारण ऑक्सीजन पे डेल माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे डेल प्लस चार्ज आता है। तो ये बेटा वाटर, ठीक है। तो बेटा अगर मैंने साल्ट को वाटर में इंटर किया, पोवर्ड इन वाटर, वाटर में डाला, तो बेटा 2 चीजें हो सकती है, 2 प्रोसेस हो सकती है फॉर डिसॉल्यूशन। एक क्या होगा बेटा, अब आपने वाटर में डाले एन वाटर मॉलिक्यूल है भाई, एक वेसल में आपने वाटर लिए और उसमें आयनिक साल्ट डाले, तो जिस वेसल में आपने वाटर लिए वहां एन वाटर मॉलिक्यूल से बेटा, तो क्या हुआ, M+ और X- आयन में ये डिसोसिएट हो गया। और बेटा अराउंड द केटायन, केटायन के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल की लेयर्स आ गई, और एनायन के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर आ गई। तो बेटा ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये किसकी लेयर है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल की लेयर ऐसी आ जाएगी। देखो M+ है तो ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा, M+ है, M पे प्लस चार्ज है, वाटर में 2 पार्ट है बेटा, केटायन और केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, ध्यान देना। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल एक OH- H+, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल OH- H+, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल OH- H+, एक्चुअली डेल माइनस है बेटा, पार्शियल माइनस है। तो बेटा याद रखना,
केटायन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट बेटा, एनायनिक पार्ट इस पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल बेटा केटायन को सराउंड करेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल केटायन को सराउंड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का एनायनिक पार्ट केटायन के साइड होगा, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। क्या बेटा, हाइड्रेशन। उसी तरह से बेटा जो X माइनस आयन है इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएंगे, इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ओरिएंटेड हो जाएंगे बेटा, ऐसे ऐसे। और एनायन पे निगेटिव चार्ज है तो वाटर का केटायनिक पार्ट इधर होगा बेटा, H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस। यहाँ भी एक एट्रैक्शन काम कर रहा है बेटा, माइनस और प्लस के बीच, H प्लस OH माइनस। ठीक है, एक्चुअल डेल प्लस डेल माइनस है लेकिन मैं बार बार डेल नहीं बोल रहा हूं। ओके, H प्लस OH माइनस ये। तो बेटा एनायन के चारों ओर भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल एनायन को भी कवर कर लेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल केटायन को भी कवर करेंगे। केटायन को कवर करेंगे तो वाटर का नेगेटिव पार्ट टुवर्ड्स केटायन अट्रैक्ट होगा और एनायन को कवर करेंगे तो वाटर का पॉजिटिव H प्लस पार्ट टुवर्ड्स एनायन अट्रैक्ट होगा। तो ये बेटा ये एक वाटर की पहली लेयर बनी, द फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर ऐसी सेकेंड लेयर बन सकती है, थर्ड लेयर बन सकती है। कितनी लेयर बनेगी, कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी, आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इस फिनोमिना को इन्हें बोला जाता है बेटा हाइड्रेटेड केटायन, हाइड्रेटेड केटायन, और इसे बोलेंगे बेटा हाइड्रेटेड एनायन। अच्छे समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो बेटा जब किसी साल्ट को आप वाटर में डाल रहे हो और साल्ट के केटायन के अराउंड और साल्ट के एनायन के अराउंड न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल लेयर फॉर्म में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो ये हो गया बेटा हाइड्रेटेड केटायन और ये हो गया बेटा हाइड्रेटेड एनायन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा आप, हाइड्रेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने इस MX साल्ट को देखो, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा कि MX साल्ट कैसा है, आयनिक है कि कोवेलेंट है। जब मैं MX साल्ट को वाटर में डाल रहा हूं और हाइड्रेटेड केटायन और हाइड्रेटेड एनायन, अराउंड केटायन और अराउंड एनायन न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल की लेयर आ रही है, तो इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को, इस घटना को मैं क्या बोलूंगा बेटा, हाइड्रेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे होता है, देखिएगा। अगर MX साल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया बेटा, इन वाटर, और वाटर का साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ, साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ बाइंडिंग किया और MOH बनाया। MOH क्या बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। और साल्ट के एनायन ने वाटर के केटायन के साथ बाइंडिंग किया और ये HX बनाया। तो ये है बेटा बेस, ये बना एसिड। समझिएगा, दो बातें समझना है बेटा। जब MX साल्ट को आपने इन वाटर डिसॉल्व किया, इन वाटर इंटर करवाया, पोवर्ड इन वाटर, और वाटर के केटायन ने साल्ट के एनायन के साथ, साल्ट के एनायन ने वाटर के केटायन के साथ बाइंडिंग कर लिया बेटा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो याद रखना बेटा, जब भी किसी साल्ट को आप वाटर में इंटर करवाएंगे तो उस साल्ट के साथ दो चीजें हो सकती है, एक हाइड्रेशन हो सकता है और एक हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार बोलेंगे, सब सोचेंगे सब मेरी बात को, कि जब भी किसी साल्ट को वाटर में इंटर कराएंगे तो वो साल्ट के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ MOH बेस बना ले, या साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ एसिड बना ले। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, इस प्रॉपर्टी को हाइड्रोलाइसिस। या तो जब साल्ट को आप कहां डाल रहे हैं बेटा, वाटर में, इन वाटर, तो साल्ट का केटायन के अराउंड न्यूमरस वाटर लेयर आ जाए और साल्ट के एनायन के अराउंड भी न्यूमरस वाटर लेयर आ जाए, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर? तो मैं आ रहा हूं बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी पे। उस फोर्थ प्रॉपर्टी को लिखाने के पहले मैंने जो समझाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो क्या, तो याद रखना बेटा, जब आप, अगर वो साल्ट आयनिक है, अगर कोई साल्ट आयनिक है, प्योर आयनिक है, प्योर आयनिक म्हणजे मोर देन 50% से अधिक आयनिक है, आयनिक कैरेक्टर, तो बेटा समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, मोर देन 50% से अधिक आयनिक कैरेक्टर उस साल्ट में है, मतलब वो साल्ट एक्चुअल आयनिक है, प्योर आयनिक है, तो वो क्या शो करेगा बेटा, आफ्टर इंटर इनटू द वाटर हाइड्रेशन शो करेगा। तो आपको ये हाइड्रेटेड केटायन और हाइड्रेटेड एनायन मिलेंगे। लेकिन अगर वो साल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर है, साल्ट कोवेलेंट भी होते हैं बेटा, उस साल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वो हाइड्रेशन शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा, हाइड्रोलाइसिस। अगर साल्ट कोवेलेंट है तो साल्ट का केटायन वाटर के एनायन के साथ कंपाउंड बना लेगा MOH, और साल्ट का एनायन वाटर के केटायन के साथ कंपाउंड बना लेगा HX। और इस नेचर को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस, और इस नेचर को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी एक साल्ट को आप वाटर में डालेंगे, अगर वो हाइड्रेशन शो कर रहा है तो वो आयनिक साल्ट है, और यदि वो हाइड्रोलाइसिस शो कर रहा है तो वो कोवेलेंट साल्ट है, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आया होगा। आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे, हाइड्रेशन को थोड़ा वेट करेंगे आप, समझना बेटा। व्हेन आयनिक साल्ट, अभी जो समझा है उसी को लिखवा रहा हूं भाई। व्हेन आयनिक साल्ट इंटर इनटू वाटर, दे शो हाइड्रेशन, नॉट हाइड्रोलाइसिस, नॉट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन बेटा कोवेलेंट साल्ट होगा तो क्या शो करेगा, हाइड्रोलाइसिस, नॉट हाइड्रेशन। ओके ना, दस आयनिक साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि बेटा डिजॉल्व दो प्रोसेस से हो सकता है, कोई भी साल्ट वाटर में डिजॉल्व दो प्रोसेस से हो सकता है, एक हाइड्रेशन से और एक हाइड्रोलाइसिस से। अगर कोवेलेंट साल्ट होगा तो हाइड्रोलाइसिस से डिजॉल्व होगा, और यदि आयनिक साल्ट होगा तो हाइड्रेशन से डिजॉल्व होगा। इज दैट क्लियर, ध्यान देना बेटा। 10 आयनिक साल्ट डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन प्रोसेस, नॉट हाइड्रोलाइसिस, ड्यू टू हाइड्रेशन प्रोसेस। चलिए इसे लिख डालिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाइड्रेशन को आगे और डिटेल करेंगे बेटा, क्योंकि हमको हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना है आगे, आयनिक साल्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 4th कैरेक्टर चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो किसी भी साल्ट को बेटा वाटर में इंटर कराओ, तो वाटर में जब वो डिजॉल्व होगा तो दो प्रोसेस से हो सकता है, एक हाइड्रेशन से, एक हाइड्रोलाइसिस से। आयनिक साल्ट होगा तो हाइड्रेशन से प्रोसेस से होगा, और कोवेलेंट साल्ट होगा तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से डिजॉल्व हो सकता है। ओके गाइस, ठीक है। अब बेटा 5th कैरेक्टर, आयनिक साल्ट डजंट शो आइसोमेरिज्म। एक नया टर्म आ रहा है बेटा, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पढ़ेंगे हम लोग। डजंट शो आइसोमेरिज्म, ठीक है, बट शो आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर, आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर, बट शो आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर। आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करेगा बेटा, लेकिन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। देखिए बेटा, जो स्ट्रक्चर NaCl का होगा वही सेम स्ट्रक्चर KCl का होगा, वही सेम स्ट्रक्चर LiCl का होगा। तो बेटा NaCl जैसा स्ट्रक्चर KCl भी शो कर रहा है, LiCl भी शो कर रहा है, RbCl भी शो कर रहा है। तो ये बेटा RbCl जो कैरेक्टर शो कर रहा है वही NaCl शो कर रहा है, वही KCl शो कर रहा है। तो बेटा इसे कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक में समान आकृति, ठीक है, सेम कैरेक्टर। फर्स्ट के हेलाइड लगभग सेम कैरेक्टर, सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा आप,
आइसोमॉर्फिक, या आयनिक मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है आइसोमॉर्फिक, बट डजंट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है बता दे रहा हूं बेटा मैं। व्हेन in similar molecular formula, when in similar molecular formula any compound show different structure formula, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे बेटा NaCl, ध्यान देना, NaCl जो मॉलिक्यूल है सपोज ऐसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, समझना। अभी आप आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये आयनिक मॉलिक्यूल का कैरेक्टर नहीं है। देखिए बेटा NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा Mx, इसका इंपेरिकल फार्मूला Mx, क्योंकि NaCl में एक केटायन है एक एनायन है, ध्यान देना। और NaCl का स्ट्रक्चर AB है, AB है, AB है। इन चारों में कॉमन क्या है बेटा? 4 एंगल सही है, 4 एंगल वाले स्ट्रक्चर है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। तो बेटा अगर कोई मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस फिनोमिना को, इस नेचर को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म शो कौन करते हैं? पहले सुन लो, आगे पढ़ेंगे। कोवेलेंट मॉलिक्यूल शो करते हैं या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बेटा आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होना चाहिए वो डायरेक्शनल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया हूं कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। जब आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन होगा तो सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट शो कर रहा है, तो इस नेचर को क्या बोला जाता है बेटा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उस मॉलिक्यूल में डायरेक्शनल बॉन्ड का होना जरूरी है, जबकि आयनिक बॉन्ड कैसा है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। जबकि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करेंगे आप। फिलहाल अभी इतने टाइम आपको ये याद रखना है कि आयनिक मॉलिक्यूल डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। हाँ, आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर NaCl का होगा वही KCl का होगा, लेकिन NaCl डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता। अगर NaCl डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में घुसाने के लिए, NaCl के मान लो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ भी 4, ये 4 क्या है? Na+Cl- Na+Cl-, ये बेटा आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर है, 12th में है, अभी उससे मतलब नहीं है आपको। कुल मिला के फाइनल ये बात कि जो आयनिक मॉलिक्यूल है डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उस मॉलिक्यूल के अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड चाहिए, जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। डायरेक्शनल बॉन्ड कौन कौन से हमारी केमिस्ट्री में? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, जो आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जो कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम लोग, दे आर शो आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसका रीजन लिख देना बेटा, बिकॉज, ओके गाइस, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि बेटा जहां डायरेक्शंस होंगे वहीं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल। चलिए लिख लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आगे और क्लियर होगा बेटा। अभी आप 11th में हैं तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली सब क्लियर होगा। अभी फिलहाल इस लाइन को दिमाग में रखना, ये सब प्रूफ करके बताएंगे आगे आपको जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो बेटा ये 5 प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने काउंट की, किसका बेटा? आयनिक मॉलिक्यूल का या आयनिक सॉलिड का। अब बात करेंगे बेटा आयनिक मॉलिक्यूल्स इज वेरी हार्ड। देखो बेटा जो हार्डनेस है वो भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है बेटा? आयनिक बॉन्ड। इसलिए आयनिक मॉलिक्यूल इज वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड। तो बेटा जो कैरेक्टर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करता है वही कैरेक्टर हार्डनेस को डिसाइड करता है। केमिस्ट्री में याद रखना बच्चों,
बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उस मॉलिक्यूल की हार्डनेस बढ़ेगी। इसलिए जो हार्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हार्ड सॉलिड होते हैं, वो आयनिक सॉलिड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। इस बात को याद रखिएगा, बहुत हार्ड होते हैं। इसमें डायमंड एक्सेप्शन है बेटा। डायमंड तो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, जबकि वो कोवेलेंट है। अगर डायमंड को अलग कर दूं मैं, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है बेटा, तो उसके बाद डायमंड एक एक्सेप्शन है। बाकी हमेशा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक मॉलिक्यूल के होंगे और मैक्सिमम हार्डनेस भी आयनिक मॉलिक्यूल की ही होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। आ रहा है समझ में? तो बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ध्यान दीजिएगा। आयनिक मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनमें जो डिसॉल्यूशन होगा वो किसके कारण होगा बेटा? हाइड्रेशन के कारण, नॉट ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कौन सो करते हैं बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर। ओके, याद रखिए। चलिए काउंट कर लीजिएगा प्लीज। अब बेटा नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे क्वेश्चन यहां से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए। एक छोटे छोटे टर्म पर याद रखना बेटा, छोटे छोटे शब्द जहां अंडरलाइन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपसे, केमिकल बाइंडिंग सबसे महान चैप्टर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको हर चीज का रीजन पता होना, बाइंडिंग जान है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो बात करता हूं बेटा 7th कैरेक्टर, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑफ, इंपॉर्टेंट, इससे बेटा इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं कि डिफाइन या डिस्क्राइब लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। लैटिस एनर्जी बेटा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी है क्या? अरे यार एक बॉन्ड एनर्जी है बेटा। देखो जब भी बॉन्ड बनेगा, ये केटायन है, ये एनायन है, केटायन एनायन, जब भी बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे। अरे बॉन्ड कोई भी बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड बने, तो बेटा ये बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस बॉन्ड के कारण बेटा जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, खैर आयनिक बॉन्ड में तो आयन की बात करेंगे आप, एक दूसरे से बाइंडिंग करेंगे बेटा। बाइंडिंग कर ले, देखो ऐसे आके बाइंडिंग किए, तो बेटा स्पेस में क्या है, या स्पेस में क्या है बेटा? एनर्जी। तो बाइंडिंग करेंगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज, क्योंकि बाइंडिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसी टाइप से बेटा जब ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जब केटायन एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। तो यहां भी एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज। और उसी रिलीज एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? लैटिस एनर्जी। तो कैसे काउंट करते हैं, ध्यान देना। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन 1 मोल केटायन, 1 मोल, ठीक है बेटा, 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल केटायन। 1 मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा हमारी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 1 मोल केटायन, मोल का मीनिंग बताएंगे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अभी 1 मोल केटायन, दिस अ स्टैंडर्ड काउंटिंग फॉर एटम आयन आर मॉलिक्यूल इज 1 मोल, ठीक है बेटा। 1 मोल केटायन इन 1 मोल एनायन, ठीक है। 1 मोल केटायन इन 1 मोल एनायन attract near to each other, attract near to each other, attract near to each other, then जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे बेटा, तो स्पेस में क्या है बेटा? एनर्जी। जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होंगे वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अट्रैक्ट नियर टू ईच अदर, देन रिलीज एनर्जी। जब तक करीब नहीं आएंगे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, और करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होंगे तो ही करीब आएंगे, तो ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय बोथ केटायन एंड एनायन, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान देना। देन इन दिस प्रोसेस
क्योंकि बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी बॉन्ड बनेगा, कोई भी बॉन्ड बने, चाहे आयनिक बने या कोवेलेंट बने, लेकिन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, उसी का दूसरा नाम, उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, उसी का दूसरा नाम लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। या मैं लेटिस एनर्जी को आयनिक बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकता हूं बेटा। आयनिक बॉन्ड एनर्जी मीन्स जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छे समझना हर बात को, शब्दों में फंसना नहीं बेटा। आयनिक बॉन्ड एनर्जी इन दिस प्रोसेस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी known as lattice energy, known as lattice energy। ये बेटा लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन है। क्या बेटा? ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन, या व्हेन लिख दीजिएगा, व्हेन 1 मोल केटायन एंड 1 मोल एनायन अट्रैक्ट नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं। किसके लिए बेटा? आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है। इन दिस प्रोसेस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी यहाँ जो रिलीज होगी वो केटायन के द्वारा भी होगी और एनायन के द्वारा भी होगी। अब देखो बेटा, ये न्यूट्रल मेटल है और ये न्यूट्रल नॉन मेटल है। अब बेटा इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किया, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लो आईपी वाली मेटल है। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया बेटा, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? M प्लस में। और ये काय में कन्वर्ट हुआ बेटा? कन्वर्ट इनटू M प्लस, कन्वर्ट इनटू X माइनस। तो बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो बेटा ये थोड़ा देखो, ये भी चल के आएगा यहाँ तक थोड़ा सा, ये भी चल के आएगा यहाँ तक थोड़ा सा। तो यह स्पेस में क्या है बेटा? स्पेस में क्या है? एनर्जी। जब ये थोड़ा अट्रैक्ट होगा, ये थोड़ा अट्रैक्ट होगा, तो इस पोर्शन से एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज। यहाँ भी इस पोर्शन से एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज। मान लो केटायन जब एनायन की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ तो E1 एनर्जी रिलीज किया, और जब एनायन जब केटायन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ तो E2 एनर्जी रिलीज किया। तो ध्यान देना बेटा, जब केटायन टूवर्ड्स एनायन अट्रैक्ट होगा, एनायन टूवर्ड्स केटायन अट्रैक्ट होगा, काहे के लिए? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये स्पेस की एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मान लो E2 किया एनायन ने और E1 किया किसने बेटा? केटायन ने। आ रहा है समझ में? तो दोनों एनर्जी रिलीज करेंगे। और सपोज बेटा दोनों एनर्जी, ये देखो, ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से यहां तक आया, इसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लो, इसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लो। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या होंगे बेटा? अट्रैक्ट होंगे, क्या बनाने के लिए? आयनिक बॉन्ड। तो ये जब यहां से यहां तक आएगा तो यह स्पेस में क्या थी बेटा? यहां क्या थी? एनर्जी, वो रिलीज होगी। यहां भी क्या थी बेटा? एनर्जी, वो रिलीज होगी। आ रहा है समझ में? और सपोज इतने मिनिमम डिस्टेंस पर आकर, इतने डिस्टेंस पर आकर, ये यहां से यहां तक आया M प्लस X माइनस, यहां से यहां तक आया, इतने मिनिमम डिस्टेंस पर आकर इनने बना लिए बेटा आयनिक बॉन्ड, ये बना लिया आयनिक बॉन्ड। बेटा जब एनायन टूवर्ड्स केटायन अट्रैक्ट हुआ तो सपोज E1 एनर्जी रिलीज किया, और केटायन टूवर्ड्स एनायन अट्रैक्ट हुआ तो सपोज E2 एनर्जी रिलीज किया। तो बेटा ये जो E1 प्लस E2 है, इसी को बोलेंगे बेटा लेटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? लेटिस एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, लेटिस एनर्जी। तो बेटा अगर E1 और E2 एनर्जी रिलीज नहीं होती तो क्या आयनिक बॉन्ड बनता? अगर E2 और E1 एनर्जी रिलीज नहीं होती तो क्या आयनिक बॉन्ड बनता? नहीं बनता। मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी का रिलीज होना जरूरी है। एनर्जी रिलीज हुई मीन्स आयनिक बॉन्ड बना। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखो बेटा, लेटिस एनर्जी आप आयनिक मॉलिक्यूल को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। अब मान लो बेटा केटायन और एनायन, केटायन जब एनायन टूवर्ड्स एनायन अट्रैक्ट हुआ 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया, और एनायन जब केटायन की इधर अट्रैक्ट हुआ इसने 8 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया। दोनों इक्वल क्यों नहीं करते बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा? 18। अगर ये 18 किलो जूल एनर्जी रिलीज नहीं होती तो क्या एक दूसरे के करीब आते? नहीं आते।
तो इसलिए बेटा इस 18 किलो जूल को मैं बोलूंगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या उसी को क्या बोलूंगा, लेटिस एनर्जी। अब देखो बेटा ये 18 किलो जूल 10 + 8 18 किलो जूल एनर्जी रिलीज करने के बाद ये आयनिक बॉन्ड बना, देखो ये वाला आयनिक बॉन्ड बिटवीन केटायन एंड एनायन। अब आप बाहर से फिर से 18 किलो जूल फिर से इसमें डाल दो, इस बॉन्ड में फिर से 18 किलो जूल इस बॉन्ड में आप अपने तरफ से डाल दीजिए, फिर से केटायन और एनायन के बिटवीन फिर से उतनी दूरी पे चले जाएंगे, क्योंकि 18 किलो जूल रिलीज करके करीब आए थे, फिर आपने डाल दिए तो फिर से उतनी दूरी पे चले जाएंगे, तो ये बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में लगती है उतनी ही एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन में लगेगी। भाई 18 किलो जूल एनर्जी रिलीज करके एक दूसरे के करीब आए और बॉन्ड बनाए, फिर से आप 18 किलो जूल अपने तरफ से दे दो तो फिर से बॉन्ड टूटेगा और फिर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसका मतलब आप लेटिस एनर्जी को बॉन्ड आयनिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेटिस एनर्जी को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये थोड़ा सा खुद को समझाने के लिए बना लीजिएगा। ये देखो ये बना लीजिए, ये यहाँ तक आया बेटा तो E2 एनर्जी रिलीज किया, ये यहाँ तक आया E1 एनर्जी रिलीज किया तो E1 प्लस, और उसके बाद क्या बना बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो इस लेटिस एनर्जी को क्या बोलूंगा बेटा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी। दिस आल्सो कॉल्ड लेटिस एनर्जी इक्वल टू E1 + E2। तो डेफिनेशन लिख दो और थोड़ा इस टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिएगा प्लीज, फिर आगे और पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो बेटा उम्मीद करता हूं कि लेटिस एनर्जी आपको क्लियर हुई होगी। कुल मिला के आयनिक बॉन्ड बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दिस कॉल्ड लेटिस एनर्जी। ओके, अब बेटा बात करूंगा मैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं बेटा। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी, ठीक है? अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी, ध्यान देना बेटा। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी। चलो साइड हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी। बेटा कई बार आप जब एमसीक्यूज लगाएंगे बेटा कंपटीशन एग्जाम में, मेडिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको 4 मॉलिक्यूल्स या 4 केटायन या 4 एनायन दे देगा और बोलेगा कहाँ लेटिस एनर्जी कम है, कहाँ लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। और बेटा याद रखिए जहाँ लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करोगे तो ज़्यादा करीब आओगे, ज़्यादा करीब आओगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बेटा अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी में नंबर 1 ध्यान देना, द लेटिस एनर्जी ठीक है बेटा, इनवर्स टू साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनायन। बेटा याद रखना केटाइन एनायन जितने छोटे होंगे, अब कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा ये आपके पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट की पोजीशन से। तो याद रखना बेटा केटाइन एनायन जितने स्मॉल साइज होंगे लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इनवर्स टू द साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनायन। ये पहला फैक्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट कर दो। लेटिस एनर्जी इनवर्स टू द साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनायन, क्योंकि बेटा स्मॉल साइज, ध्यान दो इधर देखो, आप स्मॉल साइज केटाइन एनायन होंगे तो ज्यादा एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे, ज्यादा अप्रोच करोगे तो स्पेस से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तब जाके आयनिक बॉन्ड बनेगा। भाई नहीं आया समझ बेटा? तो इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे बेटा लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, रुबिडियम फ्लोराइड है, ध्यान देना अच्छे से। ये बेटा सीजियम फ्लोराइड है। ये सब कहाँ के हेलाइड है बेटा, कहाँ के फ्लोराइड कंपाउंड है? ये सब आयनिक है। लिथियम का फ्लोराइड आयनिक होता है, बताया था। फर्स्ट ए की मेटल ऑक्सीजन या हेलोजन ग्रुप के साथ मॉलिक्यूल बनाए तो आयनिक मॉलिक्यूल बनाएगी। तो ये सब फ्लोराइड कंपाउंड है बेटा। पूछ लिया कि कहाँ लेटिस एनर्जी ज्यादा है,
तो बेटा देखो F माइनस आयन तो सबके लिए कॉमन है, सभी मॉलिक्यूल में कॉमन है। तो अब लेटिस एनर्जी को कौन डिसाइड करेगा बेटा? ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, आगे फ्रांसियम है। और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखेंगे आप तो टॉप टू बॉटम पोजीशन है, ध्यान दो। टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा साइज बढ़ेगा। ये लिथियम प्लस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? एनायन कांस्टेंट है, किसका साइज बढ़ रहा है? केटायन का, M प्लस का साइज बढ़ रहा है, तो लेटिस एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। तो हाईएस्ट या मैक्सिमम लेटिस एनर्जी कौन सा करेगा? लिथियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो बेटा इस डायरेक्शन में लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। लिथियम फ्लोराइड एक्सट्रीम लेटिस एनर्जी शो करेगा बेटा एमंग अदर फ्लोराइड ऑफ द फर्स्ट ए मेटल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। तो देखो केटायन के, एनायन तो यहां कांस्टेंट है, फिक्स है। केटायन के साइज के इनवर्स, जितना साइज केटायन का छोटा होगा, क्योंकि बेटा ये जो है M प्लस मीन्स कोई भी लिथियम आयन, सोडियम आयन, केटायन जितना छोटा होगा, यहां देख रहे बाबा, केटायन जितना छोटा होगा ज्यादा अप्रोच करेगा, ज्यादा करीब तक जाएगा। किसके बेटा? एनायन के, क्योंकि केटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा। एनायन, और जब साइज केटायन एनायन का साइज बढ़ता है तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा रिपल्सन बढ़ने लगता है। तो स्मॉल साइज केटायन या स्मॉल साइज एनायन ज्यादा करीब आएंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिख दीजिए, आ रहा है सर में। अब देखिए बेटा और भी कुछ ऑर्डर यहां दे सकते हैं हम लोग, समझना बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है। ये सब बेटा सेकेंड ए की मेटल है। ऑक्सीजन इसमें कॉमन है, ध्यान देना। तो ये 2+, 2-, 2+, 2-, ये सब आयनिक कंपाउंड है बेटा। तो बेरियम, फिर कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, बेरियम 2+। तो स्मॉल साइज आपको मालूम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये टॉप टू बॉटम पोजीशन है बेटा। बेरिलियम, यहाँ ऑक्सीजन सबके लिए कॉमन है। तो लेटिस एनर्जी को किसका साइज अब डिसाइड करेगा? केटायन का साइज। तो मैग्नीशियम स्मॉलर देन कैल्शियम, स्मॉलर देन स्ट्रॉन्शियम, स्मॉलर देन बेरियम। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में बेटा लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। ये बेहतरीन ऑर्डर है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, भूलना नहीं। लेटिस एनर्जी और ले लेते हैं बेटा। सोडियम आयोडाइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, समझना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है। अब देखिए बेटा ये भी आयनिक साल्ट है, फर्स्ट ए की मेटल सोडियम और हेलोजन। तो देखिए बेटा यहाँ सोडियम सबके लिए कॉमन है। तो अब एनायन का साइज डिसाइड करेगा कि लेटिस एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी। जहां स्मॉल साइज एनायन होगा वो केटायन के साथ ज्यादा अप्रोच करेगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा यहां फ्लोरीन F- सबसे छोटा है, देन Cl-, देन Br-। पोजीशन पता है आपको पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। तो स्मॉल साइज कौन है? फ्लोराइड का। तो इस डायरेक्शन में बेटा लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए लिख डालिएगा। ये वेरियस टाइप के ऑर्डर्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि लेटिस एनर्जी साइज ऑफ केटायन या साइज ऑफ एनायन के क्या होगी बेटा? इनवर्स। जितना छोटा केटायन या एनायन होगा लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा सेकेंड फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या हुआ बेटा? ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हुए। सेकेंड फैक्टर की बात करता हूं, ध्यान देना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब ऑर्डर लिखो और अपने तरफ से बहुत से ऑर्डर आप बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड है बेटा, सेकेंड फैक्टर, द लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ, वैलेंसी मीन्स उन पे चार्ज बेटा, वैलेंसी ऑफ, यहां आप साइज नहीं देखना है, वैलेंसी ऑफ केटायन आर एनायन, समझना बेटा, वैलेंसी ऑफ केटायन आर एनायन। अब ध्यान दो, फर्स्ट की मेटल है बेटा सोडियम,
सेकेंडरी की मेटल है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेकेंडरी की मेटल है 2+ चार्ज, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। थर्ड की मेटल है बेटा एल्युमिनियम 3+। फोर्थ की मेटल एलिमेंट है बेटा सिलिकॉन 4+। ध्यान देना। अब ये सब मान लो क्लोराइड बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, ये तो आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड। यहां लेटिस एनर्जी पूछ रहा है बेटा आपको, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी। अब देखिए सोडियम प्लस Cl- या 1 मोल केटायन 1 मोल प्लस चार्ज 1 मोल माइनस चार्ज, 1 + 1 माइनस, तो 1 आयनिक बॉन्ड 1 मोल टर्म याद रखना, स्टैंडर्ड काउंटिंग 1 मोल की होती है। तो यहाँ देखो बेटा NaCl में 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, MgCl2 है, इसमें देखो MgCl2 देखो ये 2 मोल आयनिक बॉन्ड बने बेटा, 2+ और 2-। अब AlCl3, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है, 3 क्लोराइड आयन है, समझना। अब आगे वैसे बेटा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इनमें सब में क्लोरीन तो कॉमन है बेटा, सब में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, ये सब ये आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक है, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है। मैं बात कर रहा हूँ लेटिस एनर्जी की, मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ कि आयनिक है कि कोवेलेंट है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो देखिए यहां 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, 1 + 1 माइनस के बिटवीन 1 मोल आयनिक बॉन्ड, 2 + 2 माइनस के बिटवीन 2 मोल आयनिक बॉन्ड, 3 + 3 माइनस के बिटवीन, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है बेटा, जिसपे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 3+ है, उसका नेचर है 3+ शो करना, थर्ड का एलिमेंट है। तो बेटा देखो मान लो 1 मोल केटायन 1 मोल एनायन में 10 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई, 1 मोल आयनिक बॉन्ड में 10 किलोजूल, तो बेटा यहां तो 2 मोल आयनिक बॉन्ड है, 10 से ज्यादा ही होगा। यहाँ 3 मोल आयनिक बॉन्ड है, अगर 1 मोल आयनिक बॉन्ड में 10 किलोजूल एनर्जी, तो 2 मोल आयनिक बॉन्ड में 10 से ज्यादा ही होगा, 20 होगा, 22 होगा, 18 होगा, वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। और 3 मोल आयनिक बॉन्ड है तो और लेटिस एनर्जी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होंगे। अब बेटा यहाँ एल्युमिनियम 3 क्लोरीन से बाइंड, तो 3 मोल आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब 1 मोल आयनिक बॉन्ड में 10 किलोजूल एनर्जी, तो 2 मोल में 10 से ज्यादा ही होगी, और 3 मोल में 2 मोल वाले से भी ज्यादा होगी। तो ये देखो बेटा ये वैलेंसी बढ़ रही है, सोडियम पे 1+ वैलेंसी, मैग्नीशियम पे 2+ वैलेंसी, एल्युमिनियम पे 3+ वैलेंसी, सिलिकॉन पे 4+ वैलेंसी। तो बेटा यहाँ इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा, लेटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या इंक्रीज होगा भाई, लेटिस एनर्जी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, लेटिस एनर्जी इंक्रीज। वाई इंक्रीज, बोलो INC, वाई इंक्रीज, बिकॉज वैलेंसी ऑफ केटायन इंक्रीज, वैलेंसी ऑफ केटायन इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, ध्यान देना। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड है, एक आयनिक मॉलिक्यूल है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है। अब ध्यान दो बेटा, क्लोराइड पे 1- चार्ज है, सल्फेट पे 2- चार्ज है, फॉस्फेट पे 3- चार्ज है। फॉस्फेट ऐसा आयन होता है बेटा इसमें 3- चार्ज होता है, सल्फेट पे 2- चार्ज है, क्लोराइड हेलोजन ग्रुप का 1- चार्ज है। तो बेटा यहाँ जो एनायन है उस पर वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, उस पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो NaCl में 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, सोडियम सल्फेट में 2 मोल आयनिक बॉन्ड है, सोडियम के 2, एक सोडियम का 1+, दूसरे सोडियम का 2+, 2-। यहाँ सोडियम 3 है और ये 3-, तो 3 मोल आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ भी बेटा लेटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, लेटिस एनर्जी इंक्रीज। वाई इंक्रीज, बिकॉज वैलेंसी ऑफ, या तो केटायन अब कांस्टेंट है बेटा, अब बात किस पे डिपेंड करेगा, एनायन की वैलेंसी पे, बिकॉज वैलेंसी ऑफ एनायन इंक्रीज। ध्यान देना, आ रहा है समझ में। तो बेटा देखो यहाँ साइज नहीं देखना, यहाँ देखना है कि वैलेंसी, जब वैलेंसी कांस्टेंट हो तब साइज देखना है। कैसे बेटा, जैसे NaCl है, KCl है, RbCl है, CHCl है। अब यहाँ सब जगह 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, सब जगह 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये सब 1+ है, क्लोरीन 1- है। तो अब साइज से काम चलेगा, और साइज के क्या होगी बेटा, इनवर्स। किसका साइज, या केटायन का साइज देखो बढ़ रहा है, तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। क्लोरीन तो कांस्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑल इंडिया कंपटीशन तक, ऑल इंडिया कंपटीशन तक, अच्छे समझना है बेटा, ठीक है, ओके। अब बेटा लेटिस एनर्जी समझो, लेटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब केटायन एनायन
बहुत अधिक से अधिक करीब आएंगे तो अधिक से अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे, अधिक से अधिक करीब आएंगे तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और अधिक से अधिक करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे एक नोट लिख दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इनवर्स टू लेटिस एनर्जी। क्लियर हो गया? लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेटिस एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। तो बोला लेटिस एनर्जी की क्या सिग्निफिकेंस है, नोट में लिख दो। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, इनवर्स होती है। तीसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी, ये जो है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। अगर बॉन्ड का नेचर सेम है तब लेटिस एनर्जी। तो बेटा ये लेटिस एनर्जी किस किस को डिसाइड करता है बेटा, बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उन आयनिक मॉलिक्यूल का एमपी बीपी ज्यादा होगा बेटा, उन आयनिक मॉलिक्यूल का एमपी बीपी ज्यादा होगा जिनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो ये है बेटा लेटिस एनर्जी का रोल। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा और दूसरे लेक्चर्स दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। अभी हम लोगों का आयनिक बॉन्ड चल रहा है, तो ठीक है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है लेटिस एनर्जी, वो मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। बेटा मैं यहाँ एक क्वेश्चन भी और करवा रहा हूं, तो एक कंफ्यूजन और हो सकता है आपको, वो निकल जाएगा। एक कंफ्यूजन और ध्यान दो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। लेटिस एनर्जी क्या क्या डिसाइड करती है देख लो बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एमपी एंड बीपी। ओके, तो यही पूछ लेगा किसका एमपी बीपी ज्यादा है, ऐसे पूछ लेगा तो आप बता सकते हो। हाँ, लेकिन बॉन्ड का नेचर सेम होना चाहिए। 4 आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल है तो वहां लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, वहां 4 आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल है तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ या एमपी बीपी ज्यादा होगा, जहां लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा जो दोनों फैक्टर को मिला के क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन लिखते हैं एक, विच ऑफ द फॉलोइंग सो हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। तो 2 फैक्टर आपके पास है, दोनों फैक्टर से आंसर देना है। जब दोनों फैक्टर है आपके पास तो फिर ध्यान देना कैसे। ऑप्शन देखो, पहला है बेटा NaCl, दूसरा है बेटा KCl, तीसरा है बेटा सोडियम ऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्साइड। देखो यहां दोनों फैक्टर से आंसर आ जाएंगे। अब देखिए बेटा Na+Cl- K+Cl-, यहां 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, 1 + 1 - 1 + 1 - वैलेंसी 1 है, केटायन एनायन की वैलेंसी 1। अब यहां केटायन, यहां वैलेंसी कितनी है बेटा, ऑक्सीजन की 2 है। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में 1 मोल आयनिक बॉन्ड बना है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में 2 मोल आयनिक बॉन्ड बना है। तो 1 मोल आयनिक बॉन्ड बना है और 2 मोल आयनिक बॉन्ड बना है। अरे 2 आयन को एक रस्सी से बांध के खींच रहे हो, दोनों आयनों को, और 2 आयनों को 2 रस्सी से बांध के खींच रहे हो, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करीब कहां आएंगे, जब आप 2 रस्सियों से बांध, 2 मोल आयनिक बॉन्ड में 2 रस्सियों से खींच रहे हैं आप, तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा यहां 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, 1 मोल आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 - यहां 2 मोल आयनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, 2 आयनिक बॉन्ड है, यहां इसके अंदर भी 2 आयनिक बॉन्ड है। तो 2 आयनिक बॉन्ड है तो ज्यादा अमाउंट में 2 मोल आयनिक बॉन्ड है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स इनके कंपेयर में इनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मीन्स थर्ड और फोर्थ की लेटिस एनर्जी फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यार 2 मोल आयनिक बॉन्ड है। सिंपल है यार, 1 मोल आयनिक बॉन्ड में 10 किलो एनर्जी नहीं, 2 मोल आयनिक बॉन्ड में 20 होगी या 18 होगी या 20 से ज्यादा होगी यार, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा होगी ना, 10 से ज्यादा होगी, सॉरी। अब बेटा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। तो जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये 2 की ज्यादा होगी इन 2 से, क्योंकि यहाँ 1 मोल आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ 2 मोल आयनिक बॉन्ड है ना बेटा, 2 मोल ऑक्सीजन पे 2 - ये 2 पोटेशियम
प्लस प्लस, ये देखो, ये यहाँ 2 डेफिनेशन में लिखवाया हूँ, व्हेन 1 मोल केटायन एंड 1 मोल एनायन। तो यार 2 मोल केटायन, 2 मोल पॉजिटिव चार्ज है, 2 मोल नेगेटिव चार्ज है यार। इज दैट क्लियर? अब आई बात, तो बेटा अगर आप कम वैलेंसी वाले कंपाउंड है और ज्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड है, तो कहाँ लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी? जहां वैलेंसी ज्यादा है वहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे। अब इन दोनों में भी, इसमें भी 2 बॉन्ड है, इसमें भी 2 मोल बॉन्ड है। अब जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो क्या देख लेना? जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो क्या देख लेना? साइज। अब ये सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम, ऑक्सीजन तो कॉमन है दोनों के लिए, ऑक्सीजन तो दोनों, इन 2 से इन 2 की ज्यादा होगी, तो इन 2 में अब किसकी ज्यादा होगी? अब साइज से काम करेंगे, सोडियम और पोटेशियम। टाइप 2 बॉटम साइज बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से, तो पोटेशियम बड़ा है और सोडियम छोटा है, तो हाईएस्ट लेटिस एनर्जी कौन शो करेगा बेटा? सोडियम ऑक्साइड। 1 मोल 2 मोल में 2 मोल बॉन्ड वाले ज्यादा शो करेंगे। अब दोनों के 2 मोल है तो फिर साइज देख लेना। ओके, तो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज बेटा हम लोगों लेटिस एनर्जी क्लियर करें, ठीक है? आगे अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में